कैसे हैं आप लोग? उम्मीद करता हूं कि बेहतर होंगे। और आपने हालांकि हेडिंग और थंबनेल से समझ गए होंगे कि मैं आज आपको कौन सा टॉपिक बताने जा रहा हूं। और आपको पता है कि एमपीपीएससी के एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, इसलिए मैं ये लेके आया हूं मध्य प्रदेश के धार्मिक और पर्यटन स्थल। हालांकि मैंने पूरी कोशिश की है कि ये एक लेक्चर में पूरा मैं खत्म कर दूं, फिर भी आप लोगों को कोई भी सेगमेंट आपको इंपॉर्टेंट लगता हुआ उसका वीडियो मैं आपके सामने जरूर लेके आऊंगा। मुझे ये लगा कि ये सेगमेंट आपको एक क्वेश्चन जरूर देगा, इसलिए मैं इसको लेकर आया हूं। जल्दी आपके सामने मध्य प्रदेश के ट्रांसपोर्टेशन का वीडियो भी होगा। चलिए स्टार्ट करते हैं आज का लेक्चर और बात करते हैं मध्य प्रदेश के धार्मिक और पर्यटन स्थल की। जब हम मेंस पर्सपेक्टिव से बात करेंगे और आएगा मध्य प्रदेश के पर्यटन स्थल, तो उसको आप प्राकृतिक स्थल, ऐतिहासिक स्थल, धार्मिक स्थल, जैन तीर्थ ऐसे करके बांट सकते हैं डिफरेंट सेगमेंट में। तब आप देखेंगे कि आंसर बहुत अच्छा हो जाता है। क्लियर हो गई बात? आपको आंसर राइटिंग की पूरी स्किल सिखाऊंगा मैं मेंस में। पर बात क्या है कि यहाँ पे अगर प्री के अंदर आप फैक्ट रट लेंगे तो मुझे लगता है कि मेंस के अंदर सिर्फ आपको उनको लिखना सिखाना रह जाएगा, वो आप कर लेंगे। तो मेरे कहने का मतलब ये है कि प्री और मेंस दोनों पर्सपेक्टिव से आज का लेक्चर बहुत इंपॉर्टेंट है। आप प्री के लिए सारे फैक्ट्स पढ़ लीजिए, मेंस के सारे 3 मार्कर आपको यहाँ से हो जाएंगे। धार्मिक एवं पर्यटन स्थल की हम यहाँ बात कर रहे हैं। जल्दी मैं बता देता हूं कि कंप्यूटर का एक बहुत इंपॉर्टेंट लेक्चर आने वाला है। क्लियर? आइए अगली बात करते हैं। भारत के मध्य में स्थित हमारा मध्य प्रदेश भारत की हृदय स्थली का गौरव प्राप्त है और आदिवासियों की धरती, नदियां और पहाड़ और जंगलों से आच्छादित है मध्य प्रदेश। मतलब क्या है? मध्य प्रदेश को हार्ट ऑफ इंडिया किसने कहा था? पंडित जवाहरलाल नेहरू ने। ये क्वेश्चन पूछा जा सकता है। और आदिवासियों की धरती इसलिए कहा जाता है क्योंकि यहाँ पे ध्यान रखिएगा, अगर हम आदिवासियों को ध्यान रखिएगा, क्या कहें, वनांचल वासी कहें या वनवासी कहें? क्या कहें हम? वनवासी। तो गलत होगा क्या? बिल्कुल गलत नहीं होना चाहिए। मेरी बात समझ गए क्या? मैं आपको क्या बता रहा हूं? हम आपको ये बता रहे हैं कि भैया मध्य प्रदेश के अंदर सबसे ज्यादा जनजातीय जनसंख्या है, इसलिए इसे आदिवासियों की धरती भी कहा जाता है। क्लियर हो गई बात? और पर्यटन की दृष्टि से मध्य प्रदेश बहुत समृद्धशाली है। हालांकि हमने पर्यटन का जितना विकास करना चाहिए उतना नहीं किया। बात करते हैं 22 फरवरी 2017 की। ये क्यों इंपॉर्टेंट है? 22 फरवरी मध्य प्रदेश टूरिज्म बोर्ड का गठन किया गया। मध्य प्रदेश टूरिज्म बोर्ड इस्टेब्लिश इन 22 फेब 2017। अगली बात है 1978 मध्य प्रदेश राज्य पर्यटन विकास निगम, मध्य प्रदेश स्टेट टूरिज्म डेवलपमेंट बोर्ड। क्लियर? और ये जो है वो कब स्टेब्लिश हुआ? 1978 के अंदर। अगली बात करते हैं 16 सितंबर 2016 न्यू टूरिज्म पॉलिसी आई, हमारी नवीन पर्यावरण नीति आई। और ध्यान रखिएगा पर्यटन कैबिनेट का भी गठन किया गया। क्लियर हो गई बात? किसका गठन किया गया? पर्यटन कैबिनेट का। क्लियर? अगली बात मध्य प्रदेश इको पर्यटन बोर्ड, ध्यान रखिएगा बहुत इंपॉर्टेंट है। मध्य प्रदेश इको पर्यटन बोर्ड स्टेब्लिश इन 12 जुलाई 2005 और इसको मध्य प्रदेश सोसाइटी एक्ट 1973 के थ्रू किया गया है। आपको ये बात बता दूं कि आप टेलीग्राम चैनल से हमारे जुड़ जाइए, रोज ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस मिलेंगे और ईरा इंस्टीट्यूट का ऐप डाउनलोड कर लीजिए, स्पर्धा नाम की टेस्ट सीरीज मिलेगी और करंट अफेयर और स्पोर्ट्स की क्लासेस भी आपको मिल जाएंगी वहां पर, और डिफरेंट क्लासेस भी वहां पर चल रही हैं, आप उन्हें जरूर ज्वाइन करें। अगली बात करते हैं अब आपको मैं क्या पढ़ाने जा रहा हूं, ध्यान दीजिएगा। ये तो इंपॉर्टेंट फैक्ट्स हो गए जो पर्यावरण से पर्यटन से रिलेटेड आपसे पूछे जा सकते हैं मध्य प्रदेश में। अगली बात करते हैं, सबसे पहले बात करेंगे जैन तीर्थ स्थल की। सबसे पहले जैनों के तीर्थ स्थल की बात करते हैं। यहां से एक क्वेश्चन टपका सकता है। 52 गजा बड़वानी में है। 15वीं शताब्दी में 72 फीट ऊंची जैन भगवान आदिनाथ की मूर्ति है। यहाँ पे कहाँ पे 52 गजा कहाँ है? बड़वानी में है। कितने फीट की ऊंची है? 72 फीट की ऊंची क्या है वहां? मूर्ति है। और यहाँ आप नीचे देखिएगा, इस जगह को हम चूलगिरी कहते हैं। क्या कहते हैं? चूलगिरी। तो आपको जनरली 52 गजा तो पता होता है, पर चूलगिरी कहाँ लोकेटेड है ये नहीं पता होता। तो बता दूं मैं आपको, चूलगिरी लोकेटेड इन बड़वानी। बहुत इंपॉर्टेंट बात है। अगली बात है मुक्तागिरी, और मुक्तागिरी कहाँ पे है? ध्यान रखिएगा बैतूल में है। ठीक है? क्लियर? अगली बात करते हैं पावागिरी। पावागिरी कहाँ है? खरगोन। और हिंगलाजगिरी कहाँ है? हिंगलाजगिरी इंदौर में है। आपको यहीं पे एक जगह और बताता हूं, ऊन। ऊन भी कहाँ है? खरगोन में है। और ऊन को ध्यान रखिएगा निवाड़, ये शायद आपको फैक्ट नहीं पता होगा, मैं फिर भी बता देता हूं। निमाण, निवाड़ गलत बोल दिया, निमाण। निमाण, निमाण का क्या कहा जाता है? ध्यान रखिएगा खजुराहो।
किसको कहा जाता है? ऊन को कहा जाता है। और ये ऊन कहाँ है? खरगोन के अंदर है, ध्यान रखिएगा। ऊन को, ये भी बहुत प्रसिद्ध जैन स्थल है ऊन, ध्यान रखिएगा। और इसे निमाड़ का क्या कहा जाता है? खजुराहो। ऊन, क्लियर हो गई बात? ऊन तो देखिए आपको ध्यान रखना पड़ेगा, ऊन कहाँ है तो ध्यान रखिएगा, खरगोन में है और ये जैनों का प्रसिद्ध तीर्थ स्थल है। सोनागिरी कहाँ है? दतिया में है। गोमटगिरी कहाँ है? इंदौर में है। पुष्पागिरी कहाँ है? सोनकच्छ में है, ध्यान रखिएगा। मंगलगिरी बहुत इंपॉर्टेंट है, सागर में है। सिहोनिया कहाँ है? मुरैना में है, ये भी प्रसिद्ध जैन तीर्थ है। गोमटगिरी कहाँ है? मैंने आपको बताया इंदौर में है। अब आप मुझे जरा कमेंट बॉक्स में बताइए, धार में कौन सा जैन स्थल है? धार में कौन सा जैन तीर्थ है? बहुत इंपॉर्टेंट बात आपसे पूछ रहा हूं, धार में कौन सा जैन तीर्थ है? क्लियर हो गई बात? आपको ये मैंने इंपॉर्टेंट जैन तीर्थ बता दिए हैं। मुक्तागिरी बैतूल, पावागिरी खरगोन में है, सोनागिरी दतिया में है, पुष्पागिरी सोनकच्छ में है, मंगलगिरी सागर में है, चूलगिरी बड़वानी में है, सिहोनिया सीहोर में है, गोमटगिरी इंदौर में है, हिंगलाजगिरी इंदौर में है, ध्यान रखिएगा, ये बहुत इंपॉर्टेंट जगह है। क्लियर हो गई बात? और आपको पता होना चाहिए कि गोमटगिरी भी एक बहुत प्रसिद्ध तीर्थ स्थल है जैनों का और बहुत इंपॉर्टेंट बात है। अगली बात करते हैं, सबसे पहले बात करेंगे हम धार्मिक तीर्थ स्थलों में खजुराहो की। और खजुराहो हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट जगह है, आप लोगों को पता है, इसको पहले ध्यान रखिएगा। खजुराहो जो था वो चंदेल में हम बात करेंगे, ध्यान रखिएगा। तो चंदेल वंश की क्या रहा है? राजधानी रहा है, ये बात तो आपको पता है। और आपको ये भी पता होगा कि चेदी जो जनपद काल में हम बात करेंगे, वहां पे भी खजुराहो क्या रहा है? कैपिटल रहा है, ठीक है। जेजाक भुक्ति, और जेजाक भुक्ति के चंदेल भी कहे जाते हैं। खैर ये कभी एक स्टोरी बताऊंगा जब चंदेलों की, तो आपको बताऊंगा। अभी तो आप यहाँ आ जाइए और बात करते हैं हम खजुराहो की। खजुराहो चंदेल शासकों की अमूल्य धरोहर रहा है, ध्यान रखिएगा। और इसकी नींव प्रसिद्ध राजा चंद्रवर्मा ने रखी थी, ऐसा कहा जाता है ना। और आपको यह भी पता होना चाहिए कि 8वीं शताब्दी से लेकर 11वीं शताब्दी के बीच इसका निर्माण हुआ है। और मध्य प्रदेश की पहली साइट जो यूनेस्को की वर्ल्ड हेरिटेज साइट में शामिल हुई, वो हमारा खजुराहो है। और खजुराहो में आपको पता होना चाहिए कि एक प्रसिद्ध एयरपोर्ट भी है, ठीक है। इसका प्राचीन नाम खाजुरपुरा या खजूरवाहक भी है, खाजुरपुरा या खजूरवाहक भी है इसका पुराना नाम। और आपको ये भी पता होना चाहिए कि खजुराहो में जो है विभिन्न विभिन्न मुद्राएं जो है वो कामासूत्रा की हैं, यहाँ नक्काशी की गई है, ध्यान रखिएगा। और ये बहुत फेमस जगह है आर्किटेक्ट के नाम पर, ध्यान रखिएगा। हिंदू और जैन मंदिरों का एक संग्रह है। और खजुराहो में मंदिरों का निर्माण 950 से लेके 1050 के बीच किया गया है, ध्यान रखिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट है। मध्य प्रदेश में खजुराहो में बहुत सारे दर्शनीय स्थल हैं, कुछ ही के नाम मैं लिख रहा हूँ। लक्ष्मण मंदिर, चित्रगुप्त मंदिर, कदरिया महादेव मंदिर। अभी मैं आपको हो सकेगा अगर संभव होगा तो कौन से मंदिर का निर्माण किसने कराया ये भी लेके आऊंगा, पर एक बार पर्यटन स्थल हमारे पूरे हो जाएं उसके बाद। क्लियर? 1986 में ध्यान रखिएगा इसको यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज साइट में शामिल किया गया। अगली बात करें, अगली बात है सांची। सांची कहाँ है? रायसेन में है। आप मुझे कमेंट बॉक्स में बताइए कि सांची की खोज किसने की थी, बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर आपने मेरा गुप्त पीरियड वाला वीडियो देखा होगा, उसमें मैंने बताया है कि सांची की खोज किसने की। क्लियर? सांची के स्तूप का निर्माण अशोक के द्वारा बौद्ध धर्म की दीक्षा लेने के बाद करवाया गया था। 1989 में यूनेस्को की वर्ल्ड हेरिटेज साइट में शामिल हुआ है, विश्व धरोहर सूची में शामिल हुआ है। इसमें सारीपुत्र और महामोगलायन की अस्थियां रखी हुई हैं। सांची के स्तूप के तोरण द्वार जो है शुंग शासकों द्वारा बनवाए गए थे। और आपको मैं ये भी बता देता हूं, सबसे बड़ा स्तूप चंद्रगुप्त विक्रमादित्य के सेनापति अक्रम देव का शिलालेख और मोगलायन और सारीपुत्र की राख रखी है, ध्यान रखिएगा। और आपको मैंने गुप्त काल का एक मैंने पूरा वीडियो बनाया, उसमें अभिलेख है सारे गुप्ता पीरियड के और अशोक के पीरियड के, दोनों अलग अलग मैंने वीडियो बनाए हैं। तो अशोक के पीरियड वाला वीडियो भी देखेंगे तो आपको बिल्कुल मौर्यकालीन स्तूप के बारे में मैंने बताया है, उसमें सांची के बारे में पूरी डिटेल है, आप उस वीडियो को जरूर देखें। अगर आपको ना मिले तो कमेंट करके आप मेरे से पूछ भी सकते हैं, सर उसकी लिंक दे दीजिए। अगली बात करते हैं ओरछा, राम राजा मंदिर ओरछा, ध्यान रखिएगा ये कहां पे स्थित है? ओरछा निवाड़ी जिले में स्थित है। किस जिले में स्थित है? निवाड़ी में जिले में स्थित है। बेतवा नदी के तट पे है। थोड़ा सा कैसा है स्ट्रक्चर, मान लीजिए बेतवा नदी बह रही है, तो यहाँ दो धाराओं में विभाजित हो जाती है बेतवा नदी, और दो धाराओं में जाके आगे मिल जाती है। अब ये टापू है ना, यही राम राजा मंदिर है ना। क्लियर हो गई बात? ये बहुत इंपॉर्टेंट बात आपको बता रहा हूँ।
ठीक है। ओरछा किले का निर्माण 16वीं शताब्दी में बुंदेला वंश के राजा रुद्र प्रताप सिंह द्वारा करवाया गया था। ये मैंने आपको डायनेस्टी वाले वीडियो में बताया है। इस किले का मुख्य आकर्षण राजा महल है, जो जटिल वास्तुकला को प्रदर्शित करता है। बहुत इंपॉर्टेंट आर्किटेक्ट है वहां का। अगली बात करते हैं हम, यह मंदिर देश का एकमात्र ऐसा है जहां भगवान राम को राजा राम के रूप में पूजा जाता है। ध्यान रखिएगा, राम राजा सरकार का मंदिर कहाँ है, तो ध्यान रखिएगा ओरछा में है। और राम राजा सरकार के मंदिर के बगल में ही 2 खंबे हैं जिन्हें सावन भादो कहा जाता है। और वही मंदिर के बगल में हरदौल का भी मंदिर है। और हरदौल की मनौती कहाँ होती है, तो बुंदेलखंड में। ध्यान रखिएगा, कभी कल्चर पढ़ाया तो आपको और बताऊंगा। यहाँ राजा राम महल भी है, राय प्रवीण का महल है। चतुर्भुज मंदिर है, ये एक्चुअली बेसिकली चतुर्भुज मंदिर राम राजा के लिए ही बनवाया गया था, आज की डेट में खाली है। लक्ष्मी नारायण मंदिर है, और लक्ष्मी नारायण मंदिर की एक बहुत अच्छी खासियत ये है कि जिस भी कोने से आप इस मंदिर को देखेंगे, लक्ष्मी नारायण मंदिर को, यह हर कोने से सेम दिखेगा। बहुत इंपॉर्टेंट बात है ये लक्ष्मी नारायण मंदिर की, कभी आप जाएं वहां के आर्किटेक्ट को देखें, आपको बहुत अच्छा लगेगा। अगली बात करते हैं मांडू। मांडू आप लोगों को पता है, इसे सिटी ऑफ जॉय भी कहा जाता है। हमारे धार में स्थित है। 13th सेंचुरी में मालवा के सुल्तानों ने इसका नाम सादियाबाद रखा था, यानी सादियाबाद का मतलब होता है सिटी ऑफ जॉय। रानी रूपमती और बाज बहादुर की प्रेम कथा फेमस है। रानी रूपमती और बाज बहादुर, इन दोनों की समाधि कहाँ है, तो राजगढ़ में एक जगह है सारंगपुर, वहां पे समाधि है। ध्यान रखिएगा, रानी रूपमती और बाज बहादुर की, ये भी ध्यान रखिएगा। बाज बहादुर एवं रानी रूपमती का महल नसीरुद्दीन शाह ने इसका निर्माण करवाया था। किसने? नसीरुद्दीन शाह ने। मालवा के पठार के भीतर 20 वर्ग किलोमीटर में स्थित है, 20 स्क्वायर किलोमीटर में स्थित है। मालवा प्लेटू में और विंध्याचल माउंटेन रेंज के अंदर। ये अगली बात किसमें है? विंध्याचल माउंटेन रेंज में है। और अगर मैं कहूं कि वेस्टर्न पोर्शन ऑफ विंध्याचल माउंटेन रेंज, विंध्याचल माउंटेन रेंज के पश्चिमी हिस्से में स्थित है। ध्यान रखिएगा, यह एक अमूल्य ऐतिहासिक धरोहर है और 37 किलोमीटर की दूरी पे है। 12 प्रवेश द्वार है। कहां से? 37 किलोमीटर, धार से। ठीक है। अगली बात करते हैं यहाँ क्या क्या है। शिव कैसल, रूपमती महल, बाज बहादुर का महल, रेवा कुंड लिखा है, दैट इज रेवा कुंड। रेवा, ये रीवा गलती से लिख गया है ना, रीवा महान जगह है तो कहीं कहीं पे लिखा जाता है, वो रेवा है बेसिकली। ठीक है। और अगला है द्वारा खान का मकबरा भी यहीं पे है। हिंडोला महल यहाँ पे है। यहाँ पे जहाज महल है। यहाँ पे जल महल है। ये बहुत महत्वपूर्ण जगह है। कहाँ पे? मांडू के अंदर। अगली बात करते हैं अमरकंटक। अमरकंटक मध्य प्रदेश के अनूपपुर जिले में पुष्पराजगढ़ तहसील में स्थित है। आपको पता है अमरकंटक मैकल माउंटेन रेंज की पीक है, मैकल पर्वत श्रृंखला की पीक है। ये ध्यान रखिएगा, कौन? मैकल पर्वत श्रृंखला की चोटी है अमरकंटक। मैकल सतपुड़ा माउंटेन रेंज का पूर्वी हिस्सा है। ईस्टर्न पोर्शन ऑफ सतपुड़ा माउंटेन रेंज सतपुड़ा पर्वत श्रृंखला का पूर्वी हिस्सा है। ध्यान रखिएगा। अगली बात करते हैं, अमरकंटक मध्य प्रदेश के तीर्थ स्थलों में से एक है। ठीक है। और ये ध्यान रखिएगा, विंध्य भले लिखा है बट बेसिकली सतपुड़ा पर्वत श्रृंखला के लिए फेमस है, उसी के लिए। विंध्य कोई भी नहीं है यहाँ पे। ठीक है, ध्यान रखिएगा। यह भारत की 2 महान नदियों का उद्गम स्थल है, नर्मदा और सोन। पर आपको मैं बता देता हूं, कभी रिवर सिस्टम पढ़ाऊंगा तो, यहाँ से नर्मदा, सोन और जोहिला, ये 3 नदियां निकलती हैं। और एक नदी और निकलती है मैकल के सबसे ईस्टर्न पार्ट से, सबसे पूर्वी हिस्से से, छत्तीसगढ़ वाले हिस्से से, और उस नदी का नाम है महानदी, है ना। कभी नदी रिवर सिस्टम पढ़ाऊंगा तो आपको बताऊंगा, मत परेशान होइए। कपिल धारा वाटरफॉल, सोनमुग, माई की बगिया बहुत इंपॉर्टेंट है, कबीर का चौरा और पुष्कर बांध, दुग्ध धारा और नर्मदा कुंड, ये बहुत फेमस प्लेस हैं जो अमरकंटक के अंदर है। कपिल धारा बहुत इंपॉर्टेंट है, सोनमुगा, माई की बगिया, कबीर चौरा, पुष्कर बांध, दुग्ध धारा, नर्मदा कुंड। ठीक है। अगली बात करते हैं, यहाँ पे कौन कौन से और जगह है। नर्मदा कुंड आपको बता दिया, मिल्क स्ट्रीम फॉल मतलब दुग्ध धारा, श्री यंत्र मंदिर इंपॉर्टेंट है, कपिल धारा फॉल और कबीर कोठी। अब आपको यहाँ पे थोड़ा सा एक बात और बता देता हूं, क्योंकि धार्मिक स्थलों की बात हो रही है। मध्य प्रदेश में 3 शक्तिपीठ है। कितने शक्तिपीठ हैं? 3। कितने शक्तिपीठ है मध्य प्रदेश में? 3। एक तो मैहर माता मंदिर है, अभी आगे डिटेल में बताऊंगा। दूसरा जो है वो हरसिद्धि माता मंदिर है उज्जैन में, और तीसरा जो है अमरकंटक में है। तीसरी शक्तिपीठ जो मध्य प्रदेश के अंदर है वो अमरकंटक में है। अभी आगे स्टोरी बताऊंगा जब मैहर माता की स्टोरी आएगी तब तक आप कमेंट बॉक्स में मुझे बताइए कि जो ये तीसरी शक्तिपीठ है अमरकंटक में, उसका नाम क्या है। अगली बात करते हैं महेश्वर। महेश्वर के बारे में आप लोगों को पता है, पूर्व नाम है महिष्मती, और अगर इंसेंट पीरियड में जाएंगे तो अनूप बोलते थे निमाड़ क्षेत्र को हम। महेश्वर का पूर्व नाम क्या है? महिष्मती।
महेश्वर एक, ध्यान रखिएगा, विकसित पर्यटन स्थल है। मध्य प्रदेश का एक पवित्र शहर का दर्जा प्राप्त है। महेश्वर की साड़ियां बहुत फेमस है, आपको पता है, महेश्वरी सिल्क वर्ल्ड फेमस है। नौका विहार के लिए सुंदर है, ध्यान रखिएगा, नर्मदा नदी का किनारा है। और आपको पता है कि नर्मदा नदी का सबसे बड़ा घाट कौन सा है? महेश्वर का घाट है, ये भी आपको पता होगा। अगली बात करते हैं, शिवालय है हमारे, ध्यान रखिएगा, जो नर्मदा का ये महेश्वर का जो आपको किला दिख रहा है, देवी अहिल्या द्वारा निर्मित है। अभी 31 मई के दिन हम देवी अहिल्याबाई का जन्म उत्सव मना रहे थे, तब महेश्वर को याद किया गया था। और आपको मैं बता देता हूँ, एक होता है निमाड़ उत्सव, तो एक महेश्वर में होगा निमाड़ उत्सव, और एक होगा बड़वानी के अंदर निमाड़ उत्सव, और एक होगा, ध्यान रखिएगा, खंडवा के अंदर निमाड़ उत्सव। ये 3 जगह निमाड़ उत्सव होता है, उसमें से एक महेश्वर बहुत इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखिएगा। देवी अहिल्या का एक रजवाड़ा था, ये कैपिटल भी थी देवी अहिल्या की महिष्मती, ध्यान रखिएगा, महेश्वर। और 500 फीट ऊंचा किला है, ध्यान रखिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट है। अहिलेश्वर मंदिर है भगवान भोलेनाथ का। आप ये सीढ़ियां देख रहे हैं ना, इससे ऊपर चढ़ेंगे और लेफ्ट हैंड साइड में जाएंगे तो यहाँ पर आपको ये जो गुंबद दिख रहा है, ये अहिलेश्वर मंदिर है, भगवान भोलेनाथ का महेश्वर मंदिर है, ठीक है। अगली बात है, महेश्वर का किला है ही श्री राजराजेश्वर और सहस्त्रबाहु मंदिर है। यहाँ ऊपर जाएंगे आप तो यहाँ पे देवी अहिल्याबाई की एक बहुत फेमस प्रतिमा है, और इसके अंदर जाएंगे तो एक सोने का झूला भी लगा हुआ है, ठीक है, ये ध्यान रखिएगा। और ये महेश्वर का किला इस समय ध्यान रखिएगा हेरिटेज होटल के रूप में भी चलता है, क्लियर। अगली बात करते हैं, मैहर माता मंदिर। आइए थोड़ा सा शक्तिपीठ की डिटेल बात करते हैं। मैहर माता का मंदिर बहुत प्रसिद्ध है, जय हो माता रानी की। ध्यान रखिएगा, मैहर माता मंदिर शारदा माता का मंदिर है, और ये जो है मंदिर, आपको ये पता होना चाहिए कि ये एक शक्तिपीठ है। शक्तिपीठ और सिद्धपीठ, ध्यान रखिएगा, जैसे माँ पीताम्बरा का मंदिर है वो सिद्धपीठ है, और मैहर माता का मंदिर शक्तिपीठ है। तो शक्तिपीठ और सिद्धपीठ में क्या अंतर है, यहाँ पे ध्यान दीजिएगा। शक्तिपीठ उस जगह को कहा गया जब माता सती हो गई थी। जब वो सती हो गई तो क्या हुआ, उनके शरीर के कुछ अंग जहां जहां पर गिरे, उन सारी जगह में 51 क्या हो गई, शक्तिपीठ स्थापित हो गई। कहीं कहीं पे 64 लिखा रहता है, 64 शक्तिपीठ स्थापित हो गई। तो मैहर माता मंदिर में माता सती का हार गिरा था, ध्यान रखिएगा, मैहर माता मंदिर में माता सती का हार गिरा था। हरसिद्धि माता मंदिर में उनका, ध्यान रखिएगा, बाह गिरी थी। बाह मतलब हाथ कहते हैं, जिसको हम बाह कहते हैं, वो गिरी थी। और जो आपको मैं अभी बता रहा था, कहां पर, ध्यान रखिएगा, वहां ऊंट गिरे थे, कहां पे, अमरकंटक में। अब आपको मुझे बताना है, अमरकंटक के अंदर भी एक शक्तिपीठ है, मुझे आपको सिर्फ इतना बताना है कि उस शक्तिपीठ का नाम क्या है। अब आते हैं मैहर माता मंदिर में, तो ध्यान रखिएगा, मैहर माता मंदिर सतना जिले में है। आप लोगों ने अलाउद्दीन खां के बारे में सुना होगा, मैहर बैंड की उन्होंने स्थापना की थी। मैंने शायद एक दिन डिटेल में बताया था, अगर नहीं बताया तो आपको ये पता होना चाहिए, है ना। और आपको ये भी पता होना चाहिए कि यहाँ पे मैहर माता मंदिर के पास में ही आल्हा का अखाड़ा है। आल्हा उदल कौन है, कभी कल्चर पढ़ाऊंगा तो आपको बताऊंगा। आला उदल का अखाड़ा है। आला और उदल परमार्दी देव हुआ करते थे। कौन, परमार्दी देव, उनके कोर्ट में हुआ करते थे, इनसे लड़ा करते थे। कौन, परमार्दी देव से कौन लड़ा करता था, कौन लड़ा, पृथ्वीराज सिंह चौहान तृतीय, अभी मूवी भी आई है पृथ्वीराज, ठीक है। परमार्दी देव के 2 प्रसिद्ध सेनापति थे, जिनका नाम था आला और उदल। इन्होंने पृथ्वीराज सिंह चौहान से बहुत अच्छी लड़ाई लड़ी। कहा जाता है आला अभी भी अमर हैं। और आपको ये बता दूं, आल्हा खंड जिसकी रचना जागनिक ने करी, किसने करी, जागनिक ने करी। और ये जो जागनिक हैं, ये किसकी कोर्ट में थे, ये भी मैं आपको बता देता हूं। ये कोर्ट में थे, ध्यान रखिएगा, किसके, परमार्दी देव के। परमार्दी देव के राजपाठ में थे, या परमार्दी देव के किसमें थे, कोर्ट में थे, या हम कहें कि उनके राज आश्रय में थे। क्लियर हो गई बात। तो जागनिक की बात आपको याद रखनी है, ठीक है। और उन्होंने आल्हा खंड के अंदर 52 युद्धों का विवरण दिया है, 52 वॉर्स का। मां शारदा देवी का भव्य मंदिर है, त्रिकूट पर्वत पे है, ये भी ध्यान रखिएगा। इस पर्वत श्रृंखला को क्या कहेंगे, त्रिकूट पर्वत श्रृंखला कहेंगे। विंध्याचल माउंटेन रेंज के कैमूर रेंज का भाग है, विंध्याचल पर्वत श्रृंखला के कैमूर के हिस्से का भाग है, ध्यान रखिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट बात है, आपको पता होना चाहिए। मां शारदा का मंदिर या त्रिकूट पर्वत, संत नगरी के नाम से भी इसको जाना जाता है। अलाउद्दीन खां संगीत एकेडमी, आपको पता है भोपाल में है जो, तो अलाउद्दीन खां कहाँ थे, तो ध्यान रखिएगा मैहर में थे। हालांकि जन्म उनका बाहर हुआ था, त्रिपुरा के अंदर। ये पूरी डिटेल मैंने बता दी। अगली बात करते हैं, उज्जैन, बाबा महाकाल की जय हो। ध्यान रखिएगा, उज्जैन बाबा महाकाल की नगरी। ध्यान रखिएगा, अभी यहाँ पे महाकाल कॉरिडोर का उद्घाटन होने वाला है, नरेंद्र जी मोदी करने वाले हैं। ध्यान रखिएगा,
यहाँ पे क्षिप्रा नदी बहती है। क्षिप्रा नदी को मालवा की गंगा कहा जाता है। क्षिप्रा नदी के तट पे ध्यान रखिएगा उज्जैन बाबा महाकाल का मंदिर है और यहीं पे कुंभ लगता है। ध्यान रखिएगा कुंभ टोटल 4 जगह लगता है, उनमें से एक बहुत फेमस जगह है उज्जैन, वहां पे लग रहा है। आपको पता है कि कर्क रेखा यहीं से होकर गुजरती है। मंगल ग्रह का उद्भव भी मंगलनाथ मंदिर उज्जैन से माना जाता है। ये बात आपको पता होनी चाहिए। और आपको ये भी पता होना चाहिए कि क्षिप्रा नदी पर प्रसिद्ध राम घाट जो है वो बाबा महाकाल के मंदिर पर के पास ही है। तो राम घाट कहाँ लोकेटेड है? तो उज्जैन में। ये बात भी आपको पता होनी चाहिए। ये भी पता होना चाहिए कि ध्यान रखिएगा यहाँ पे विश्व की यमोत्तर रेखा गुजरती है, ऐसा माना जाता है, देशांतर रेखा। खैर ये आप लोगों को नहीं कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। पुराणों में उज्जैन को उज्जैनी या अवंतिका कहा गया है। क्लियर हो गई बात। और आपको ये भी बता देता हूँ कुमुदवाती भी कहा गया है। कुमुदवाती किसको? हमारे उज्जैन को। ठीक है। प्रतीक कल्पा भी कहा गया है, प्रतीक कल्पा। क्लियर हो गई बात। किसको कहा गया है? ये उज्जैन का दूसरा नाम है। क्षिप्रा नदी का पुराना नाम भी अवंती माना जाता है और वहीं से इस जगह का नाम अवंती पड़ा था। और आपने ये भी पढ़ा होगा महाजनपद काल में अवंती की राजधानी उज्जैन और महिष्मती। ये मैं जब महेश्वर पढ़ा रहा था तब भी शायद ध्यान नहीं आया, मैंने आपको बताया नहीं। अवंती जो है एक महाजनपद था और उसकी राजधानी थी उज्जैनी। ध्यान रखिएगा। ठीक है। और महिष्मती। क्लियर हो गई बात। आपको पता होना चाहिए। और 12 वर्ष के अंतराल में कुंभ का मेला लगता है। और आपको पता है कुंभ को जो है इंटेंजिबल साइट्स के अंदर शामिल किया गया है। अमूर्त धरोहर, यूनेस्को की अमूर्त धरोहर इंटेंजिबल साइट्स के अंदर शामिल किया गया है कुंभ के मेले को भी। तो कुंभ का मेले का आयोजन 12 वर्ष के अंतराल में कहाँ होता है? उज्जैन में होता है। और उज्जैन कुंभ पर बृहस्पति सिंह राशि पर होता है, इस कारण से सिंहस्थ भी कहा जाता है। बृहस्पति किस राशि में होता है? सिंह राशि में होता है। और आपको यहाँ पे कुछ बातें और बता देता हूँ। 4 जगह टोटल कुंभ लगता है। एक तो हमारा उज्जैन, एक हमारा इलाहाबाद, एक हमारा हरिद्वार, एक हमारा नासिक। और हर्ष ने शुरुआत की थी कुंभ लगाने की, ये भी आपको पता होना चाहिए। यहाँ पे एक बहुत इंपॉर्टेंट फैक्ट बता देता हूँ। यहाँ पे एक है, ध्यान रखिएगा, बहुत फेमस माता जी का मंदिर है, गढ़ कालिका मंदिर। और गढ़ कालिका मंदिर का जीर्णोद्धार हर्ष ने ही करवाया था। और क्यों हर्ष ने करवाया था? उसके बाद आके यहाँ पे क्या किया था? कुंभ का आयोजन कराना प्रारंभ कर दिया था। किसने? हर्ष ने। कभी एक स्टोरी के रूप में बताऊंगा। तो अगली बात करते हैं। यहाँ पे मंगलमय से भूगोल की उत्पत्ति मानी जाती है, या मंगलमय या मंगलनाथ मंदिर से, ध्यान रखिएगा, मंगल ग्रह की उत्पत्ति मानी जाती है। महाकाल की नगरी तो है ही। 12 ज्योतिर्लिंगों में से एक उज्जैन जो है जो दक्षिण मुखी है, आपको ये भी पता होना चाहिए। कौन सा मुखी है? दक्षिण मुखी है। एकमात्र ऐसा ज्योतिर्लिंग है जो दक्षिण मुखी है। अगली बात क्या है? जंतर मंतर वेधशाला राजा जयसिंह ने बनवाई थी। यहाँ पे टोटल कितनी वेधशालाएं हैं मैं आपको यहाँ बता देता हूँ। 5 जंतर मंतर हैं। एक ध्यान रखिएगा जयपुर में है, एक हमारे उज्जैन में है, एक बनारस में है, एक मथुरा में है और एक दिल्ली में। जिसमें से मात्र 2 ही रनिंग है, सिर्फ 2 ही चल रहे हैं। मुझे कमेंट बॉक्स में बताइए कि 2 कौन कौन से चल रहे हैं। ये जंतर मंतर की जो वेधशालाएं थी, ये बेसिकली एस्ट्रोलॉजी के अंदर रिसर्च करने के लिए बनाई गई थी। ये भी आपको पता होना चाहिए। और सवाई जयसिंह ने बनवाई थी, ये दूसरी बात है। क्लियर हो गई बात। अगली बात करते हैं ध्यान दें, संदीपनी आश्रम, यहाँ पता नहीं कहाँ से कुछ और लिख गया है, ध्यान रखिएगा। संदीपनी आश्रम जो है जहाँ भगवान श्री कृष्ण ने दीक्षा ली थी, ये जगह भी कहाँ है? उज्जैन में है। गढ़ कालिका का मंदिर भी कहाँ है? उज्जैन में है। और आपको ये भी पता होना चाहिए काल भैरव मंदिर भी उज्जैन में है। चिंतामण गणेश मंदिर भी उज्जैन के अंदर है। ये बात आपको पता होना चाहिए। तो बाबा महाकाल की जय। चलिए आगे बढ़ते हैं अगले लेक्चर में, इसी लेक्चर को आगे बढ़ाते हैं। अगली बात चलिए अगली बात करते हैं हम, और बात करते हैं ओमकारेश्वर। ओमकारेश्वर बाबा भोलेनाथ का एक और ज्योतिर्लिंग। ध्यान रखिएगा मध्य प्रदेश में 2 ज्योतिर्लिंग है। कौन कौन से? एक हमारा उज्जैन, अभी आपको बताया, दूसरा ओमकारेश्वर। ओमकारेश्वर ज्योतिर्लिंग की खासियत क्या है? ध्यान दीजिएगा, ये मां नर्मदा है, आपको दिख रही है। ये जो ओमकारेश्वर, ये भगवान भोलेनाथ का मंदिर, आपको गुंबज यहाँ दिख रहा होगा। गुंबज दर्शन भी बहुत बड़ी दर्शन होते हैं। ध्वजा दर्शन भी जिसको हम कहते हैं, बहुत बड़ा दर्शन होता है। ये जो है ये विंध्याचल पर्वत श्रृंखला में है। आप यहाँ ये जो पुल देख रहे हैं, इसके इधर जाएंगे तो यहाँ सतपुड़ा पर्वत श्रृंखला है। मतलब क्या है? मैं आपको सिर्फ रिफ्ट वैली बताना चाह रहा हूँ कि ये विंध्याचल है और इसके इधर वाली जो जगह है वो सतपुड़ा है। मतलब ओमकारेश्वर भगवान का मंदिर कहाँ है? ध्यान रखिएगा, विंध्याचल पर्वत श्रृंखला में। अभी विंध्याचल पर्वत श्रृंखला हो गई, ये सतपुड़ा पर्वत श्रृंखला हो गई। ओमकारेश्वर का जो ध्यान रखिएगा, जो भगवान भोलेनाथ का ज्योतिर्लिंग है, ये 2 ज्योतिर्लिंगों से कंप्लीट होकर एक ज्योतिर्लिंग बना है। एक ओमकारेश्वर भगवान, एक ममलेश्वर भगवान। तो विंध्याचल माउंटेन रेंज के अंदर ओमकारेश्वर भगवान है और सतपुड़ा माउंटेन रेंज के अंदर ध्यान रखिएगा कौन है? ध्यान रखिएगा ममलेश्वर भगवान। जब तक आप दोनों के दर्शन नहीं करते तब तक ये दर्शन पूर्ण नहीं माने जाते, ये बात आपको पता होनी चाहिए।
नर्मदा एवं कावेरी के संगम में ब्राह्मण शैली में बना ओमकार मानधाता का सुंदर मंदिर है। ध्यान रखिएगा, मतलब भगवान भोलेनाथ का बहुत सुंदर मंदिर है। क्लियर हो गई बात। अगली बात करते हैं, ओमकारेश्वर विद्युत केंद्र है। अब ये कावेरी का संगम कैसे है इसको मैं बताऊं क्या आपको। देखिए, ये नर्मदा नदी बह के आ रही है, यहाँ पे ये दो धाराओं में बढ़ जाती है, बीच में यहाँ पे सैलानी टापू है। सैलानी टापू के बारे में डिटेल में बताऊंगा। तो यहाँ पे एक धारा को हम क्या कहने लगते हैं, कावेरी कहने लगते हैं। एक धारा को यहाँ पे कहते हैं कि मानधाता आके नदी मिली है यहाँ पे, ठीक है। और इस टापू को सैलानी टापू या मानधाता टापू कहते हैं। क्लियर हो गई बात। आपको पता होना चाहिए मानधाता आइलैंड या सैलानी आइलैंड। क्लियर। तो इसलिए यहाँ पे कावेरी नदी का संगम है। आप नीचे वाली कावेरी मत समझ लीजिएगा, इसलिए मैंने बता दिया। ओमकारेश्वर में जल विद्युत परियोजना में वाटर हाइडल प्रोजेक्ट है। आप यहाँ देखेंगे ये जो गेट टाइप का दिख रहा है ना, ये दिख रहा है ना, ये जहां मैं रेड कर रहा हूँ बहुत ज्यादा, ये डैम है। और यहीं पे क्या है, एक हाइडल प्लांट भी है। अगली बात करते हैं, यहीं पर ओमकारेश्वर में ध्यान रखिएगा शंकराचार्य की गुफाएं हैं। और शंकराचार्य की गुफाएं और शंकराचार्य जी की जो 108 फीट ऊंची प्रतिमा बन रही है वो ओमकारेश्वर में ही बन रही है। आपको मैं बताऊं, ये मंदिर दिख रहा है, मंदिर से आप नीचे उतरते हैं और नाव में चढ़ते हैं, यहीं बीच में ओमकारेश्वर शंकराचार्य भगवान का क्या है, ध्यान रखिएगा, गुफाएं हैं शंकराचार्य जी की। बहुत फेमस गुफा है, बहुत इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखिएगा। और आपको मैं ये बता देता हूँ, 108 फीट की एकात्म स्टेच्यू वननेस, स्टेच्यू ऑफ वननेस, एकात्म जो मूर्ति है वो कहाँ बन रही है, एकात्म मूर्ति जो बन रही है, ये क्या लिख दिया मैंने यहाँ पे, एक मिनट ध्यान दीजिएगा। ये जो एकात्म मूर्ति बन रही है ना, यहाँ पे मैं आपको लिख के बता रहा हूं, जो आपको एकात्म मूर्ति बन रही है, ये मूर्ति जो है ध्यान रखिएगा, ये ओमकारेश्वर भगवान के जहां पे हैं वहीं पे 108 फीट की एकात्म मूर्ति बन रही है शंकराचार्य भगवान की, जिसको हम स्टेच्यू ऑफ वननेस कहेंगे। क्लियर हो गई बात। ममलेश्वर और ओमकारेश्वर दोनों मंदिर दर्शनीय हैं और दोनों को मिलकर ही ज्योतिर्लिंग का निर्माण होता है, बहुत इंपॉर्टेंट है। तो स्टेच्यू ऑफ वननेस या एकात्म मूर्ति कहाँ पे बनेगी, 108 फीट की शंकराचार्य भगवान की, ध्यान रखिएगा, ओमकारेश्वर में। क्लियर हो गई बात। स्टेच्यू का एक हमारा वीडियो देखिएगा, उसमें मैंने डिटेल में बताया है। अगली बात करते हैं पर्यटन स्थल के अंदर, और बात करते हैं भेड़ाघाट की। किसकी बात करते हैं, भेड़ाघाट की। और भेड़ाघाट के बारे में मैं आपको बता देता हूं, ये जबलपुर में स्थित है, वाटरफॉल है, ये आपको दिख रहा होगा, ये भेड़ाघाट है। जबलपुर से 21 किलोमीटर दूर है और ये अति सुंदर दृश्य उपस्थित करता है। भृगु मुनि के नाम पे पड़ा है, ध्यान रखिएगा, भेड़ाघाट। कौन से मुनि, भृगु मुनि। और आपको मैं बता दूं, जबलपुर जबाली ऋषि के नाम पे पड़ा है, ध्यान रखिएगा, जबाली ऋषि। जबलपुर किस ऋषि के नाम पे पड़ा है, जबाली ऋषि। क्लियर हो गई बात। आपको मैं ये बता देता हूँ, सफेद संगमरमर की चट्टानें मिलेंगी, 64 योगिनी का मंदिर मिलेगा। और ध्यान रखिएगा, यहाँ पे बंदर कूदनी और गौरी शंकर मंदिर भी है। बंदर कूदनी बहुत फेमस जगह है और गौरी शंकर भगवान का मंदिर भी है। धुआंधार जलप्रपात है भेड़ाघाट के अंदर, ध्यान रखिएगा, धुआंधार वाटरफॉल इसको कहा जाता है। और आपको मैं जबलपुर के अंदर एक बात और बता देता हूँ, यहीं पे पास में लमेटा घाट है और लमेटा घाट ने यूनेस्को की अस्थायी सूची में इसको शामिल कर लिया गया है, लमेटा घाट को। और लमेटा घाट में ही हमारे दुनिया के सबसे पुराने फॉसिल भी मिले हैं। और यहीं पे लमेटा घाट के अंदर ही क्या हो रहा है, ध्यान रखिएगा, इको टूरिज्म पार्क स्टेब्लिश किया जा रहा है, जो ध्यान रखिएगा दुनिया एवं भारत का एकमात्र क्या है, इकोलॉजिकल पार्क, इकोलॉजिकल पार्क है। ध्यान रखिएगा कहाँ पे स्टेब्लिश किया जा रहा है, ध्यान रखिएगा, लमेटा घाट में, जबलपुर के अंदर। अगली बात करें, भेड़ाघाट क्लियर है। आपको वीडियो पसंद आए तो अपने दोस्तों से शेयर करिएगा। और अगली बात यह है कि हमारी टेस्ट सीरीज चल रही है स्पर्धा नाम की। आप हमारा ईरा इंस्टीट्यूट का ऐप डाउनलोड करिए, डिस्क्रिप्शन में दे रखा है, वहां से आप टेस्ट सीरीज ज्वाइन कर सकते हैं और करंट अफेयर और स्पोर्ट्स की क्लासेज हैं, आप उससे भी जुड़ सकते हैं। आइए अगली बात करते हैं। अगली बात यह है कि ईरा इंस्टीट्यूट का ऐप डाउनलोड करेंगे तो आपको ये फ्री में मिलेगा, क्या, पीडीएफ। क्लियर हो गई बात। अगली बात करते हैं चित्रकूट। चित्रकूट भगवान राम का, ध्यान रखिएगा, यहाँ पे भगवान राम ने वनवास किया था। और एक मंदाकिनी नदी है जो आजकल बहुत ज्यादा चर्चा में है सफाई के कारण। ये मंदाकिनी नदी जो है वो चित्रकूट किस नदी के किनारे है, मंदाकिनी नदी के किनारे है, ध्यान रखिएगा। और ये मंदाकिनी नदी जो है फिर जाके गंगा ड्रेनेज सिस्टम में गंगा नदी से मिल जाती है, बहुत इंपॉर्टेंट बात है, ध्यान रखिएगा। पहले यमुना से मिलेगी, फिर यमुना जी जाके गंगा जी से मिल जाती है, ध्यान रखिएगा। और मंदाकिनी नदी बहुत इंपॉर्टेंट है। मंदाकिनी नदी में भी एक राम घाट है जो चित्रकूट में स्थित है, ये भी आपको पता होना चाहिए। कभी मान लीजिए छिप्रा वाला ऑप्शन में ना रहे, छिप्रा ऑप्शन में ना रहे कि राम घाट स्थित है, तो फिर मंदाकिनी नदी में जो राम घाट स्थित है वो बहुत फेमस है। और राम जी ने चित्रकूट के अंदर ही वनवास किया था, ये बात अगली बात है, ध्यान रखिएगा। और यहीं पे आपको भरत मिलाप भी मिल जाएगा। और चित्रकूट बेसिकली ऐसा है, समझिए,
जो उत्तर प्रदेश के लोग अगर ये वीडियो देख रहे हैं उनके लिए। ऐसा मान लीजिए चित्रकूट है, तो आधा चित्रकूट डिस्ट्रिक्ट है एक यूपी में वहां है, और आधा सतना मध्य प्रदेश में है, ठीक है। और आपको मैं ये बता देता हूँ, चित्रकूट वही जगह है जहाँ तुलसी शोध संस्थान है, चित्रकूट वही जगह है जहां हमारे नानाजी देशमुख ने ग्रामोदय विश्वविद्यालय की स्थापना करी थी 1991 के अंदर। क्लियर हो गई बात। आपको मैं बता दूं, यहाँ पे ब्रह्मा विष्णु और महेश के बालक अवस्था का अवतार है। अगर कोई कहीं गया होगा तो सती अनसुईया एक बहुत फेमस जगह है चित्रकूट के अंदर, सती अनसुईया, वहां पे ब्रह्मा विष्णु महेश के बालक अवतार की बात की गई है। अभी कभी स्टोरी आपको सुना दूं, अभी स्टोरी सुनने का समय नहीं है, प्री का समय है, नहीं तो एक बहुत फेमस स्टोरी है माता अनसुईया की, कभी सुनाऊंगा जरूर। स्टोरी सुनने से याद रहती है चीजें, इसलिए। मध्य प्रदेश सरकार ने पवित्र स्थल घोषित कर रखा है, ध्यान रखना है। महाकवि तुलसीदास ने आत्मिक शांति के लिए यहाँ आए थे, और एक बहुत फेमस क्या बोलते हैं उनका श्लोक है कि चित्रकूट के घाट में भय चिंतन की भीड़, तुलसीदास चंदन घिसे तिलक करें रघुवीर। ये आपने सुना होगा। तो ये तुलसीदास जी आए थे यहाँ आत्मिक शांति के लिए। भगवान राम ने वनवास का समय यहीं पे काटा है। अत्रि मुनि तथा सती अनसुईया के अतिथि बनकर रहे थे ये, ठीक है। 12 साल में लगभग ऐसा माना जाता है कि 11 साल तो यहीं रहे हैं। जहांगीर की क्रोध से पीड़ित अब्दुल रहीम खान खाना ने शरण ली थी, ध्यान रखिएगा, चित्रकूट के अंदर ही पूछा जा सकता है। जहांगीर से पीड़ित होकर अब्दुल रहीम खाना ने कहां शरण ली, तो ध्यान रखिएगा यहीं पर शरण ली। अगली बात क्या है, दर्शनीय स्थल जानकी कुंड, सती अनसुईया, गुप्त गोदावरी ओरिजिनेशन पॉइंट ऑफ मंदाकिनी रिवर, ध्यान रखिएगा। ओरिजिन ऑफ मंदाकिनी रिवर मतलब मंदाकिनी नदी का उद्गम स्थल गुप्त गोदावरी में ही है, चित्रकूट में ही है, ध्यान रखिएगा। हनुमान धारा, एक धारा निकलती रहती है, बजरंग बली का बहुत इंपॉर्टेंट स्थल। भरतकूप है, स्फटिक शिला है, स्फटिक शिला में बैठ के राम जी और कृष्ण जी दाना डाला करते थे मंदाकिनी नदी में मछलियों को खिलाने के लिए, बहुत इंपॉर्टेंट महत्व है उसका। कभी आप लोग चित्रकूट जरूर जाइए, कामता नाथ स्वामी की परिक्रमा करिए। वहीं पर कामता पर्वत पे ही रहकर राम भगवान ने 12 वर्ष वनवास के गुजारे थे, इसलिए कामता नाथ स्वामी की परिक्रमा का बहुत ज्यादा महत्व है अमावस्या के दिन। अगली बात करते हैं, पशुपतिनाथ मंदिर। पशुपतिनाथ मंदिर बहुत फेमस है, वैसे तो नेपाल में है, पर एक पशुपतिनाथ मंदिर हमारे मंदसौर में भी है, बहुत फेमस है। जय हो भोलेनाथ की। यहाँ पे आपको मैं बता दूं, अष्टमुखी, ऐसा पूछ ले कि अष्टमुखी भोलेनाथ कहाँ स्थित है, तो ध्यान रखिएगा यहाँ पे है मंदसौर में। और भगवान भोलेनाथ का जो ये मंदिर है, ये शिवना नदी के किनारे है। किस नदी पे किनारे है? शिवना। और शिवना किसकी? शिवना नदी के किनारे है। और शिवना किसकी बहुत इंपॉर्टेंट ट्रिब्यूटरी है? शिवना जो है बहुत इंपॉर्टेंट ट्रिब्यूटरी है चंबल की। क्लियर हो गई बात। और आपको मैं बता देता हूँ शिवना नदी की अगली खासियत, शिवना नदी की अगली खासियत यह है कि ये एकमात्र ऐसी नदी है जो राजस्थान में तो उद्गम स्थल होता है चित्तौड़गढ़ से, और मध्य प्रदेश में फ्लो होती है। बाकी नदियां मध्य प्रदेश से ओरिजिनेट होकर, मध्य प्रदेश से उद्गम स्थल होकर और राजस्थान में बहती हैं, पर यह नदी ऐसी है जो राजस्थान में ओरिजिनेट होकर मध्य प्रदेश में बह रही है, और आके बाएं हाथ से चंबल नदी से मिल जाती है मंदसौर के अंदर ही। बहुत फेमस जगह है। आपको मैं बता दूं, जैसे अमृतसर गुरुद्वारा में आप जाएंगे तो आपको पैर धोने के लिए बना है, उसके बाद आप अंदर जा पाएंगे, सेम उसी तर्ज पे पशुपतिनाथ मंदिर में भी ये व्यवस्था की गई है, ध्यान रखना है आपको। शिवना नदी के किनारे स्थित है पशुपतिनाथ जी का मंदिर, भगवान भोलेनाथ का मंदिर, मंदसौर जिले में है। कभी मंदसौर जिले के बारे में और बताऊंगा, यहाँ का ओपियम मतलब अफीम बहुत फेमस है। क्लियर हो गई बात। कभी मंदसौर जिले को और डिस्क्राइब करूंगा, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। तब तक ईरा इंस्टीट्यूट का ऐप जरूर डाउनलोड कर लीजिएगा, टेस्ट सीरीज भी हमारी वहां पे है, और करंट अफेयर और स्पोर्ट्स की क्लासेस। अगली बात, ग्वालियर फोर्ट। ग्वालियर फोर्ट ये देखिए, इसको जिब्राल्टर ऑफ इंडिया भी बोलते हैं, ध्यान रखिएगा। ये ग्वालियर का फोर्ट है। यहाँ पे बहुत यहाँ पे थोड़ा सा और आगे आएंगे कोने में, जहां ये मैं चला रहा हूँ, इसके थोड़ा सा और आगे एक बहुत इंपॉर्टेंट सेल्फी पॉइंट है। सेल्फी खींचते खींचते गिरिएगा बस मत, बाकी बहुत अच्छी जगह है। ध्यान रखिएगा, गालव ऋषि के नाम पे नाम पड़ा है ग्वालियर, है ना। यहाँ बहुत फेमस है ग्वालियर का दुर्ग, बलुए पत्थर से बना है। गुजरी महल, ध्यान रखिएगा, गुजरी महल राजा मान सिंह ने ही बनवाया था। मान मंदिर भी है, ठीक है। गुर्जर रानी के लिए गुजरी महल बनवाया गया था, बहुत अच्छी फेमस स्टोरी है, कभी आपको मैं सुनाऊंगा। सूरज कुंड तेली का मंदिर है, तेली का मंदिर है। सास बहू का मंदिर है। अब ग्वालियर वालों की बहुत फेमस कहानी बताता हूँ। सास बहू का मंदिर बेसिकली कोई सास बहू का मंदिर नहीं है, दैट इज सहस्त्र बाहु मंदिर। और सहस्त्र बाहु बोलते नहीं बना इनसे, सहस्त्र बाहु मंदिर। अब ग्वालियर वालों से सहस्त्र बाहु बोलते नहीं बना, तो उसको कर दिया इनने सास बहू का मंदिर। जय हो ग्वालियर वालों की, ये ऐसे ही है, ठीक है। ध्यान रखिएगा, तानसेन की समाधि है, मोहम्मद गौस का मकबरा है, रानी लक्ष्मीबाई की समाधि है फूलबाग में, कला वाथिका है, नगर पालिका संग्रहालय है, चिड़ियाघर है, गुरुद्वारा है, सूर्य मंदिर है। क्लियर हो गई बात। और आपको ये भी पता होगा कि जय विलास पैलेस भी है, ठीक है। ये बात क्लियर हो गई आपको। और आपको ये पता होना चाहिए कि यहाँ बहुत इंपॉर्टेंट संग्रहालय भी स्थित है।
ग्वालियर के अंदर, ग्वालियर किस नदी के किनारे है? तो स्वर्ण रेखा नदी के किनारे है, ये भी आप ध्यान रखिएगा। ग्वालियर का नाला बराबर स्वर्ण रेखा नदी। क्लियर हो गई बात? ठीक है, ये इंपॉर्टेंट बातें हो गई ग्वालियर के बारे में। कभी ग्वालियर को अकेले डिस्क्राइब करूंगा तो और ज्यादा होगा। अगली बात करते हैं, कुछ इंपॉर्टेंट स्थल जिनको मुझे लगता है कि वन लाइनर के रूप में हमें याद कर लेना चाहिए। 17 प्रसिद्ध धार्मिक स्थल हैं, इन्हें वन लाइनर के रूप में आप याद रख लीजिए। ओमकारेश्वर मंदिर मध्य प्रदेश में खंडवा के अंदर है ना। अगली बात करते हैं, रामेश्वर मंदिर, ओमकारेश्वर मंदिर। महाकाल ज्योतिर्लिंग कहाँ है? उज्जैन में। काल भैरव मंदिर उज्जैन में। बड़ा गणेश मंदिर कहाँ है? उज्जैन में। बड़ा गणपति अगर ऐसा लिखा रहे तो वो इंदौर में है, और बड़ा गणेश मंदिर उज्जैन में है। ध्यान रखिएगा, दोनों में अंतर है। बड़ा गणपति इंदौर, बड़ा गणेश मंदिर उज्जैन। आदिनाथ मंदिर कहाँ है? आदिनाथ का मंदिर खजुराहो में है। जावरी मंदिर कहाँ है? खजुराहो में है। चतुर्भुज मंदिर ओरछा में है। सास बहू का मंदिर ग्वालियर में है। क्लियर? अगली बात, गणेश मंदिर, चिंतामण गणेश मंदिर होना चाहिए पूरा, वो उज्जैन में है। खजराना गणेश मंदिर इंदौर में है। कन्नरिया महादेव मंदिर खजुराहो में है। काल भैरव मंदिर उज्जैन में है। चिंतामण गणेश मंदिर उज्जैन में है। मतंगेश्वर मंदिर खजुराहो में है। मतंगेश्वर मंदिर बहुत फेमस है। अन्नपूर्णा मंदिर इंदौर में है। लक्ष्मण मंदिर खजुराहो में है। जावरी मंदिर जो है वो भी खजुराहो में है। तो ये इंपॉर्टेंट जगह थी जो मैंने आपको बता दी, और मैं इस सीरीज को और आगे बढ़ाऊंगा पर्यटन स्थल को। पर एक धार्मिक स्थल मैंने आप लोगों को बता दिए हैं, धार्मिक पर्यटन स्थल बताए हैं। धार्मिक के बाद मैं आप लोगों को प्राकृतिक पर्यटन स्थल के बारे में और डिटेल दूंगा। अभी पर्यटन स्थल की पूरी सीरीज चलेगी, ये लेक्चर 1 है। क्लियर हो गई बात? मैं ज्यादा बड़े लेक्चर इसीलिए नहीं बना रहा हूं कि आप लोग देखें और मैक्सिमम फैक्ट्स कवर हो। मेरी कोशिश यही है। आप लोग देखते रहिए, सब्सक्राइब करिए, शेयर जरूर करिए अपने दोस्तों से, टेलीग्राम चैनल से जुड़िए। थैंक यू वेरी मच।